हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। ये हमारे चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम मैंने आपको स्टेटमेंट बनाने बताया था, स्टेटमेंट शोइंग द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उस स्टेटमेंट में जो पहला स्टेप था, जो पहली अमाउंट थी, उसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी। तो अभी मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि जीएवी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है। जीएवी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ कैसे होती है। तो जीएवी में सबसे पहले एलएचएस में आकर जीएवी फाइंड आउट करने का पहला स्टेप, एलएचएस और आरएचएस। आपको एलएचएस में सबसे पहले लिखना है फेयर रेंट, और एलएचएस में लिखना है म्युनिसिपल वैल्यूएशन, आरएचएस में आपको लिखना है स्टैंडर्ड रेंट। अब मैं कुछ आपको स्टेप्स बताने वाला हूं जिनको मैं मेरी भाषा में हाई लो हाई बोलता हूँ। हाई लो हाई क्या होता है मैं धीरे धीरे अमाउंट्स के साथ एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो ज्यादा आइडिया आएगी। सपोज करो एलएचएस में आपको फेयर रेंट दिया हुआ है, और सपोज करो आपको फेयर रेंट दिया हुआ है, मान लो आपको फेयर रेंट दिया हुआ है 50,000, और मान लो म्युनिसिपल वैल्यूएशन आपको दिया हुआ है 60,000। तो आपको क्या करना है, जो फेयर रेंट ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और म्युनिसिपल वैल्यूएशन ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, आपको क्या करना है 50,000 और 60,000 में से जो बड़ी अमाउंट है वो कंसीडर करनी है, और जो छोटी अमाउंट है 50,000 उसको सिंपली कट कर देना है। मतलब ये जो 50,000 है ये हमारे काम का नहीं है, 50,000 को कट कर देना है। इन दोनों में से जो भी बड़ा हो, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन दोनों में से जो भी बड़ा हो वो हमारे काम का है, वो आपको एलएचएस में लिखना है। तो 50,000 या 60,000 दोनों में से जो बड़ा हो वो आपको एलएचएस में लिखना है, और आरएचएस में आपको लिखना है स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट सपोज करो हमारा स्टैंडर्ड रेंट है 70,000, ये 70,000 भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। तो मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे पहले एलएचएस में जाना है। एलएचएस में 50 या 60 में से जो बड़ा हो, जो हायर वैल्यू हो, वो हमारे काम की है। जो छोटी वैल्यू हो, जैसे 50,000 छोटी वैल्यू है तो उसको कट कर देना है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ करके 50,000 को कट कर देता हूँ। ये 50,000 हमारे काम का नहीं है। जो भी छोटी वैल्यू है वो हमारे काम की नहीं है। तो 50 और 60 में से 50,000 छोटा है, उसको मैंने कट कर दिया, और 60,000 बड़ा है, 60,000 में मैं एलएचएस में लिखूंगा। अब आरएचएस में मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड रेंट। ये स्टैंडर्ड रेंट हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब जो मेरा आंसर इस पर स्टेप 1 होगा, जो मेरा आंसर इस पर स्टेप 1 होगा वो होगा इस 60,000 और इस 70,000 दोनों में से जो छोटा हो। अब 60 और 70 दोनों में से छोटा कौन सा है, 60,000। तो 60,000 होगा मेरा आंसर एज पर स्टेप 1। ये मेरा आंसर एज पर स्टेप 1 हुआ, इसको मैं बोलूंगा 60,000 आंसर एज पर स्टेप 1। एलएचएस और आरएचएस दोनों में से जो छोटा हो। अब मैं आपको 2-3 अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि आंसर एज पर स्टेप 1 कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल समझ में आ गया। 50 और 60 दोनों में से जो बड़ा हो वो हमारे काम का है। फिर 60 और 70 में से दोनों में से जो छोटा हो वो हमारे काम का है। अब दिमाग लगाओ, एलएचएस में 60,000 क्यों सिलेक्ट हुआ, क्योंकि वो बड़ा है। और एलएचएस और आरएचएस दोनों में थे, ये 60 और 70 में थे 60 सिलेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि 60,000 छोटा है। अब हम अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो ये फेयर रेंट 50,000 ही रहने देते हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी 60,000 ही रहने देते हैं। अब हम स्टैंडर्ड रेंट को कर देते हैं 55,000। अब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। अब मैंने स्टैंडर्ड रेंट कर दिया 55,000। अब क्या होगा, फेयर रेंट 50, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 60, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 60। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 60। तो एलएचएस में 60,000 लिखेंगे, और 50,000 जो छोटा है उसको कट कर देंगे। बड़ा वाला 60 हमारे काम का है। अब इस 60 में थे और इस 55 में थे, 60 और 55 दोनों में से जो छोटा हो, तो दोनों में से छोटा कौन सा है, 55,000। तो हमारा आंसर है स्टेप 1 55,000। ठीक है, और थोड़े चेंजेस करें, और चेंजेस करते हैं। मान लो हमारा फेयर रेंट है 75,000, मान लो हमारा फेयर रेंट है 75,000 और म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 50,000, और हमारी स्टैंडर्ड रेंट है सपोज करो 1 लाख। स्टैंडर्ड रेंट है 1 लाख। अब क्या होगा, अब 75 और 50, 75 और 50 दोनों में से बड़ा कौन सा है, 75। तो हमारे काम का 75,000। पहले 50 और 75, 50 और 75 में से जो बड़ा हो वो हमारे काम का है। अब 75,000 और 1 लाख, अब 75,000 और 1 लाख में से जो छोटा हो, तो 75,000 और 1 लाख दोनों में से छोटा कौन सा है, 75,000। तो ये 75,000 होगा हमारा आंसर इस पर स्टेप 1 75,000।
ये 75,000 जो आंसर इस पर स्टेप 1 आया, इसको हम लोग स्टेप 2 में लेके जाएंगे, इसको हम स्टेप 2 के RHS में लेके जाएंगे 75,000। जो हमारा आंसर इस पर स्टेप 1 आया, उसको हम लोग स्टेप 2 में RHS में लेके जाएंगे 75,000 को। अब हमारा स्टेप 2 स्टार्ट होगा। स्टेप 2 का एक फॉर्मेट है जो आपको याद करना है। सबसे पहले एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, सबसे पहले एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसको मैं मेरी भाषा में ग्रॉस रेंट बोलता हूं। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस ऑन प्रोवाइडिंग एमिनिटीज टू टेनेंट, जो हमारा टेनेंट है उसको हम जो भी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे वो माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने टेनेंट को एक वॉचमैन रख के दिया, या एक स्वीपर रख के दिया, या एक कुक रख के दिया, जो भी हमने उसको लिफ्टमैन रख के दिया, जो भी टेनेंट को हमने सुविधाएं दी, वो सारे खर्चे हम लोग माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस ऑन प्रोवाइडिंग एमिनिटीज टू टेनेंट, वो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम लोग नेट रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट रेंट। पहले था ग्रॉस रेंट, फिर एक्सपेंसेस माइनस किए, फिर नेट रेंट। नेट रेंट माइनस करने के बाद लेस, मैं इसको यू बोलता हूँ, यू मतलब यू फॉर अनरियलाइज्ड रेंट। आपकी भाषा में बोले, कॉमर्स की भाषा में सिंपल, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब अगर कोई हमारा टेनेंट है जो हमारे रेंट के पैसे खा गया, तो ये हमारा बैड डेट्स हुआ। बैड डेट्स को टैक्सेशन की भाषा में अनरियलाइज्ड रेंट बोलते हैं। और लेस वी फॉर वैकेंसी पीरियड अलाउंस, मैं इसको सिंपल भाषा में वी बोलता हूँ, वैकेंसी पीरियड अलाउंस, मतलब कितना टाइम ऐसा था जितना टाइम हमने जो घर दिया था किराए पे, रेंट पे, वो घर खाली पड़ा था, कितने महीने हमारा घर खाली पड़ा था, वैकेट पड़ा था, उस पीरियड का अलाउंस, तो इसको बोलते हैं वैकेंसी पीरियड अलाउंस। ये जो पूरा स्टेप 2 का LHS है, वो आपको फॉर्मेट याद करना है हमेशा। हमेशा फॉर्मेट यही रहेगा, इनमें से जो अमाउंट नहीं दी हो उसको 0 अज्यूम करना। अब ऑब्वियसली एक्चुअल रेंट तो हर क्वेश्चन में दिया वही होगा, तो एक्चुअल रेंट में पहले एक्सपेंसेस माइनस होगा, फिर नेट रेंट आएगा, नेट रेंट में यू माइनस होगा, फिर वी माइनस होगा, फिर फाइनल आंसर आएगा। अब मैं आपको एक दो बातें और बताऊं, कभी कभी ये जो यू और वी है ना, कभी कभी यू जो है वो महीनों में दिया हुआ होता है। एग्जाम्पल 2 months, मतलब हमारा जो टेनेंट है वो 2 महीने की रेंट खा गया, 2 महीने का हमारा किराया रेंट खा गया, तो ये जो 2 months की कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जितना ऊपर ग्रॉस रेंट था, ग्रॉस रेंट मल्टीप्लाई बाय 2 months, ग्रॉस रेंट मल्टीप्लाई बाय 2 months डिवाइडेड बाय 12 months। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग यू की कैलकुलेशन करते हैं, अनरियलाइज रेंट की जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस रेंट। ग्रॉस रेंट मल्टीप्लाई बाय 2/12। ये 2 months आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि हमारा जो टेनेंट है वो कितने महीने का पैसे खा गया, कितने महीने का बैड डेट्स हुआ हमारा, तो ये 2 months की कैलकुलेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस रेंट, ये वाला। तो ग्रॉस रेंट मल्टीप्लाई बाय 2/12। और ये जो बी की कैलकुलेशन है, वैकेंसी पीरियड अलाउंस, ये जो वी वाली कैलकुलेशन है, वैकेंसी पीरियड अलाउंस वाली, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेट रेंट। अब मान लो आपको वैकेंसी पीरियड अलाउंस दिया हुआ है, सपोज करो वैकेंसी पीरियड अलाउंस दिया हुआ है 1 month, तो 1 month हम किस पे निकालते हैं? नेट रेंट पे निकालते हैं। सपोज करो वैकेंसी पीरियड अलाउंस जो है वो दिया हुआ है 1 month, तो ये 1 month हम किस पे निकालेंगे? देखो सपोज करो एग्जाम्पल में वैकेंसी पीरियड अलाउंस दिया हुआ है 1 month, तो ये 1 month का रेंट हम किस पे निकालेंगे? जो नेट रेंट था, ऊपर जो नेट रेंट था उसको मल्टीप्लाई बाय 1 month डिवाइडेड बाय 12 months कर देंगे, तो हमारा वैकेंसी पीरियड अलाउंस का अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 month डिवाइडेड बाय 12 months। मेरे को सिर्फ इतना बोलना था कि अगर यू मंथ्स में दिया हुआ है तो ग्रॉस रेंट मल्टीप्लाई बाय जितने महीने दिया हो 2 की जगह पे डिवाइडेड बाय 12। वी जो है वैकेंसी पीरियड अलाउंस, वो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेट रेंट, तो नेट रेंट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। ओके, अब आपको देख लो ये ग्रॉस रेंट है, ग्रॉस रेंट मतलब एक्सपेंसेस माइनस करने के पहले, और नेट रेंट मतलब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद। जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, तब जब अमाउंट्स आएंगे तब मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि यू जो है यू ग्रॉस रेंट पे क्यों निकालते हैं, और वी जो है वी नेट रेंट पे क्यों निकालते हैं, उसका मैं लॉजिक भी समझाऊंगा, बट अभी नहीं। अभी आपको ये फॉर्मेट याद करना है। LHS में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल
मतलब ग्रॉस रेंट माइनस एक्सपेंसेस, फिर आएगा नेट रेंट, फिर आएगा माइनस यू, फिर आएगा माइनस वी। ठीक है, अब ये यू और वी माइनस करने के बाद, ये यू और वी माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, ये हमारा यू और वी माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा हमारा, इसको भी अलग अलग नंबर्स के साथ अज्यूम करके सॉल्व करते हैं तो ज्यादा आइडिया आएगी। समझो, सपोज करो हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल था 1,20,000, सपोज 1,20,000, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 1,20,000। ठीक है, अब एक्सपेंसेस ऑन प्रोवाइडिंग एमिनिटीज सपोज करो 9,000, तो हमारा नेट रेंट होगा 120 माइनस 9, तो 120 माइनस 9 ये आएगा 1,11,000। कितना आएगा? 1,11,000। अब सपोज करो अनरियलाइज रेंट है 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स का कैलकुलेशन हम कौन सी अमाउंट पे करेंगे? ये 2 मंथ्स का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इस अमाउंट पे 1,20,000 पे, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12 ग्रॉस रेंट पे निकालेंगे। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12 ये हमारा यू आ जाएगा। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12 ये हो जाएगा इक्वल टू 1,20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा 20,000। ऑब्वियसली ये 20,000 माइनस होगा 20,000, ये हो गया हमारा यू। इसके बाद वी आएगा वैकेंसी पीरियड अलाउंस, ये हमको निकालना है 1 महीने का। अच्छा, 1 महीने का कौन सी अमाउंट पे वैकेंसी पीरियड अलाउंस हमको चाहिए? 1 महीने का, तो 1 महीने का कौन सी अमाउंट पे निकालते हैं? नेट रेंट पे निकालते हैं। तो मैं देखूंगा कि नेट रेंट कितना है, तो नेट रेंट है हमारा 1,11,000। इस 1,11,000 पे मल्टीप्लाई बाय 1/12, 1,11,000 जो हमारा नेट रेंट था उसको मल्टीप्लाई बाय 1/12 करेंगे। नेट रेंट था हमारा 1,11,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो ये होता है 1,11,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 12, तो ये होता है 9250। ये 9250 हमारा नेट रेंट मल्टीप्लाई बाय 1/12 हमारा आंसर आया 9250। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो ऊपर हमारा नेट रेंट था 1,11,000, इस 1,11,000 रुपए में से 20,000 भी माइनस करेंगे और 9250 भी माइनस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे एक आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 1,11,000 माइनस 20,000 माइनस 9250, तो हमारा एक आंसर आया 81,750। ये जो 81,750 आया, ये जो 81,750 हमारा आंसर आया, इसमें से 81,750 और जो हमारा आंसर एज पर स्टेप 1 था, आंसर एज पर स्टेप 1 कितना था? 75,000। ये हमने स्टेप 2 के RHS में लिखा था 75,000। ठीक है, अब 75,000 एंड ये 81,750, इन दोनों में से जो बड़ा हो, तो आइदर 75,000 और 81,750 whichever is more, 81,750 और 75,000 whichever is more, ये हमारा आंसर एज पर स्टेप 2 होगा। आंसर एज पर स्टेप 2 होगा दोनों में से जो बड़ा हो, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 81,750। जो इन दोनों में से बड़ा हो वो हमारा आंसर होगा 81,750 रुपीज। अभी भी ये हमारा GAV नहीं है, ये आंसर इस पर स्टेप 2 है। अभी भी एक स्टेप 3 होगा जो मैं इस वीडियो लेक्चर में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा स्टेप 3 कैसे होता है। उस स्टेप 3 के बाद GAV होगा। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले GAV निकालने के लिए स्टेप 1 में फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन दोनों में से जो बड़ा हो वो। फिर RHS में कंपलसरी स्टैंडर्ड रेंट ही लिखना है। तो पहले LHS में फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन दोनों में से जो बड़ा हो, तो दोनों में से बड़ा है 75,000। RHS में कंपलसरी स्टैंडर्ड रेंट ही लिखना है। फिर 75,000 और 1 लाख में से जो छोटा हो 75,000, ये हमारा आंसर है स्टेप 1। ये 75,000 को हम स्टेप 2 में लेके जाएंगे RHS में। फिर एक्चुअल रेंट 1,20,000 क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, 9,000 एक्सपेंसेस ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, माइनस कर दोगे तो बाकी आएगा 1,11,000। ठीक है, इस 1,11,000 में एक U माइनस होगा, एक V माइनस होगा, एक U वाली अमाउंट माइनस होगी, एक V वाली अमाउंट माइनस होगी। फिर आंसर आया 81,750। अब 81,750 LHS
और RHS में 75,000, दोनों में से जो बड़ा हो वो हमारा आंसर है इसका स्टेप 2। ये GAV नहीं, अभी GAV के लिए एक और स्टेप करना पड़ेगा जिसको हम स्टेप 3 बोलते हैं, फिर GAV आएगा। इतना लिखो सारे स्टूडेंट्स, सब लोग इतना लिखो, लिखोगे तो ही ज्यादा समझ में आएगा। लिखना सब लोग वीडियो पॉज करके। ठीक है बेटा, लिखते रहो, ये मेरा नंबर है, किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, सीखना हो, ये मेरा नंबर है, लिखते रहो बेटा।